सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। Jai Hind and welcome friends to this special edition of Contemporary Thrust dedicated to human rights powered by Growth Motive PSC. The verse I quoted here is actually sourced from Hindu mythology and it is branded as Santipat. Though the source is unclear, some group of researchers and thinkers believe that it is derived from Brihadaranyaka Upanishad, or there is another group of researchers too which believe that this theory is wrong and it has been derived from Garuda Purana. And there are many other Hindu scriptures from which similar verses can be derived. So as a whole, we can conclude it that the verse is actually derived from the Hindu scripture, though its source is unclear, but its meaning is clear. It clearly states that सब सुखी होवे, सब रोग मुक्त होवे, सब मंगलमय कार्यों के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। तो ये क्लियर कट इसका मीनिंग यहाँ से निकलता है। और यह जो वर्स है, इसकी जो प्रथम स्टैंज है, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, it is actually used by our National Human Rights Commission as their motto to propagate and to promote the human rights in the entire country. आज पूरी चर्चा जो है हमारी मानवाधिकार के बारे में, वो हम लोग 2-3 मुद्दों में करेंगे, जिसमें हम लोग उसके उद्भव और विकास की यात्रा देखेंगे। उसके बाद भारत और ह्यूमन राइट्स का जो संबंध है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे और भारत की क्या परिस्थिति है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, यह जो मानवाधिकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। महत्वपूर्ण है इसीलिए ही बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद भी है। कई सारे विवादों से यह जो पूरा का पूरा मुद्दा है वो घिरा रहता है, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो या चाहे वो आप कह लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर हो। हम पूरी की पूरी जो चर्चा है वो करेंगे। सबसे पहले उसका एमरजेंस देखेंगे, उसके बाद उसकी जो विकास की यात्रा है उसको देखने का प्रयास करेंगे और आगे भारत और जो ह्यूमन राइट्स है उसका नेक्सस देखेंगे। परंतु सर्वप्रथम हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में थोड़ा ब्रीफली जानना होगा कि व्हाट आर एक्चुअली ह्यूमन राइट्स। देखिए, तो ऐसा है, ह्यूमन राइट्स जो है वो दरअसल इक्वालिटी, इक्वल डिग्निटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी में विश्वास रखते हैं। आज के समय जो हम ह्यूमन राइट्स देखते हैं या हम लोग समझते हैं वो ह्यूमन राइट्स पहले से नहीं थे। यह इसका डेवलप्ड फॉर्म है जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है। और मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा कि यह जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है मानवाधिकार की, वो बहुत ही ग्रेजुअल थी, लंबे समय से चलती आ रही है। अगर हम इसके हिस्ट्री को ट्रेस करें तो 600 BC से यह जो इसके जो उद्भव और इसके विकास की जो यात्रा है वो शुरू होती है और आज तक हम लोग उसको ट्रेस कर सकते हैं। देखेंगे हम लोग ब्रीफली। देखिए, आपके सामने जो एक सिलेंडर है, यह सिलेंडर फॉर्म का एक जो है एक इंस्क्रिप्शन है, यह साइरस का है। साइरस नामक एक बेबीलोन का राजा था। बेबीलोन हमें मालूम है कि एक मध्य एशिया का एक प्रदेश है, मेसोपोटामिया का प्रदेश है, जो कि 2 नदियों से बना हुआ है, यूफ्रेटिस और टाइग्रिस। तो वहाँ एक बहुत ही प्राचीनतम, बहुत ही बड़ी सभ्यता का उद्भव हुआ था, उसका जो है वहाँ राज था। दूसरी बात, उसका राजा यह साइरस था। यह साइरस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा राजवी था। इसमें राजवी के सारे गुण थे। इसमें उस समय सेक्युलरिज्म की भावना थी। इसमें उस समय जो है फंडामेंटल राइट्स या आप कह लीजिए ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करने की, उसका पालन करवाने की भावना थी। तो उसने क्या किया कि जब वो अपनी लड़ाई जीता उसके विपक्ष के राजा के साथ, तो उसने क्या किया कि जब वो अपनी लड़ाई जीता अपने विपक्ष के राजा के साथ, तो जो बंदी थे, युद्ध कैदी थे या आप कह लीजिए प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे, यह पहला ऐसा एग्जाम्पल सेट किया साइरस ने पूरी एंटायर मैनकाइंड की हिस्ट्री में कि स्लेव्स को या प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को, जिसे स्लेव की तरह रखा जाता पहले, उसको इसने फ्री कर दिया कि भाई यू आर फ्री। दूसरी बात, इन स्लेवों को या इन प्रिजनर्स ऑफ वार के जो धर्म थे उसका सम्मान भी किया और उसको छूट दे दी कि आप किसी भी धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं, किसी भी धर्म का जो है फेथ आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन अपनी प्रजा के लिए भी साइरस ने सब कुछ जो है वो लिबरल कर दिया। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री में हम साइरस को फादर ऑफ लिबरलाइजेशन टैग कर सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री में। मगर जैसे जैसे विकास होता गया, समय आगे चलता गया, तो कई सारे महानुभाव आए जिसने यह ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में काम किया और आज जो हम देख रहे हैं जो एकदम विकसित फॉर्म है वो हमें दिया। फिर भी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि यह जो ह्यूमन राइट्स है स्टैटिक है। दे आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, दे आर एक्चुअली डायनामिक। शुरू से लेकर आज तक उसमें कई सारे फेरफार होते रहे और आगे भी होते रहेंगे। जिसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगले 50 वर्षों में प्रोबेबली राइट टू इंटरनेट जो है वो ह्यूमन राइट हो जाएगा। जो आज फंडामेंटल राइट्स
होने से जो है थोड़ा ही दूर है। फंडामेंटल राइट्स तो थोड़े ही वर्षों में बन जाएगा, 20-25 वर्षों में, मगर ओवर ए पीरियड ऑफ सेंचुरी इट विल बिकम ए ह्यूमन राइट, इट विल बिकम ए मानवाधिकार। तो ये प्रोसेस है पूरी, और ये डायनामिज्म है जो हमें मानवाधिकार में दिखता है। सर्वप्रथम कोई जो है राइट टू फूड नहीं था, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था, जो है राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन नहीं था। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जैसे जैसे विकास की यात्रा मानवाधिकार की आगे चलती गई, उसमें यह जो परिमाण है ये सब इंक्लूड कर दिए गए, और आज हमारे सामने एक फुल डेवलप्ड फॉर्म है, जो कि फुली डेवलप्ड अपने आप में नहीं है, मगर आज के संदर्भ में हम लोग उसे जो है ब्रांड कर सकते हैं कि आज के समय में यह फुली डेवलप्ड फॉर्म है। तो देखते हैं, यह साइरस से शुरू हुआ था, फिर यह जो समय है ये 600 BCE और 700 BC के बीच का है, क्योंकि साइरस का जन्म जो है वो 600 BC में हुआ था। तो यह 7वीं शताब्दी की बात है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। तो तभी से यह पूरा का पूरा जो लेखन है, इस लेखन में चर्चा की गई थी, ऐसा कुछ प्रावधान, ऐसा कुछ कानून की चर्चा की गई थी। और एक बात भी यहाँ तय है कि ह्यूमन राइट्स जिसे आज हम बोल रहे हैं, वे दरअसल उसके इनिशियल फेज में नेचुरल लॉज थे, प्राकृतिक लॉज थे, कि ऐसे लॉ की किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति विशेष को वो प्रदान होने ही चाहिए या उसे मिलना ही चाहिए, ऐसा एक प्राकृतिक नियम था। लॉ भी नहीं था, ये भी हमें ध्यान रखना है, इट वॉज ए नेचुरल रूल। फिर ग्रेजुअली इट बिकेम नेचुरल लॉ, और उसके बाद नेचुरल लॉ में से आज हमारे पास ह्यूमन राइट्स की एक पूरी की पूरी अच्छी विकसित परिभाषा है। तो देखते हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह साइरस ने सर्वप्रथम नेचुरल लॉ की परिभाषा दुनिया को दी, और हमारे जो संशोधक है जो इस लिपि को, इस लेखन को डिसिफर कर रहे हैं, इसको उकेलने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोगों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि यस, साइरस वाज द फर्स्ट टू मेंशन अबाउट द नेचुरल लॉ एंड टू प्रोवाइड देयर पीपल सम सॉर्ट ऑफ लिबर्टी। तो ये सर्वप्रथम एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर हम अपनी यात्रा शुरू करें तो। फिर यहाँ से ऐसा कहा जाता है कि भारत में 2nd सेंचुरी BCE में भारत में भी यह नेचुरल लॉ का उल्लेख हमें मिलता है। हालांकि उसके कोई साहित्यिक तथ्य हमारे पास नहीं है, मगर ऐसा कहा जाता है कि जब कुषाणों का राज था, जब कण्व वंश का राज था, और जब शक वंश का राज था हमारे उत्तर पश्चिम भारत में, तब नेचुरल लॉ की जो बात है, या आप कह लीजिए इसकी जो एडवोकेसी है, वो की गई थी भारत में। मगर फिर उसके बाद जो राजा जो थे वे इस बात को मानते नहीं थे, क्योंकि इस बात को मानने से राजाओं की जो शक्ति है वो कम हो जाती थी, राजाओं का जो अहम है वो कम हो जाता था। तो इसीलिए इन लोगों ने यह नेचुरल लॉ के इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को अपने पैरों तले कुचल दिया था। मगर बाद में इंग्लैंड से, अगर मॉडर्न एरा की बात करें तो मिडिवल पीरियड से यह ह्यूमन राइट्स के उद्भव की जो यात्रा है वो फिर से पुनः शुरू हो गई थी साइरस से, मगर बीच में इसको एक हर्डल आ गया, और वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो फ्यूडलिस्ट थे उस समय के, उन लोगों के द्वारा इस पूरी परिभाषा को कुचल दिया गया। तो वहाँ से उसका उद्भव जो है, विकास जो है वो अटक गया था, रुक गया था। मगर बाद में फिर वो रेज्यूम हुआ, फिर वो रिस्टोर हुआ फ्रॉम 1215, जब सर्वप्रथम किंग जॉन के द्वारा इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा साइन हुआ, जिसका जिक्र हम लोग आगे देखेंगे। तो देखते हैं, हमें याद रखना है कि पहला चरण जो उद्भव का है, जो कि 6th 7th सेंचुरी BC में है, और बेबीलोनिया से ताल्लुक रखता है, साइरस नामक राजा के द्वारा, जिसे एंशियंट फादर ऑफ लिबरलाइजेशन हम लोग टैग कर सकते हैं। उसके बाद भारत के संदर्भ में भी हमें कुछ जो है तथ्य मिलते हैं, हालांकि साहित्यिक तथ्यों के अभाव के कारण हम लोग इसको क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, मगर एज ए इंडियन सिटीजन वी नीड टू नो एंड वी नीड टू बिलीव दैट ह्यूमन राइट्स वेर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लॉ एट दैट टाइम। फिर उसके बाद यह प्रक्रिया पूरी रुक गई, और बाद में 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी BC से यह प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई, और वहाँ से निरंतर रही, और वहाँ से निरंतर उसमें विकास है वो होता गया। तो देखते हैं यह पूरी यात्रा। देखिए, ये हमारे पास पूरी टाइमलाइन है, जिसके तहत हम लोग ब्रीफली यह जो पूरी यात्रा है उसको देखने का प्रयास करेंगे।
देखिए सर्वप्रथम 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा साइन हुआ। मैग्ना कार्टा, और here I have mentioned the name of the place, so I just have to mention the year 1215 AD। ठीक है, किंग जॉन नामक राजा था इंग्लैंड का, जो कि किंग हेनरी थर्ड का सबसे छोटा पुत्र था, और वो बहुत ही ग्रीडी था और राजा के लायक ही नहीं था। तो उसके सामने जो एक बैरोन नामक वर्ग था इंग्लैंड का, बैरोन यानी कि निम्न कक्षा का ऐसा वर्ग जो निम्न कामों के साथ जुड़ा हो, स्लेवरी के साथ जुड़ा हो, तो इन लोगों को इस ग्रीडी राजा के द्वारा बहुत ही यातनाएं, प्रताड़नाएं, पीड़ाएं सहन करनी पड़ी। तो उन लोगों में एक असंतुष्टि की लहर जगी। उन लोगों का एक समूह बना जिसने असंतोष राजा के सामने प्रकट करना शुरू किया और करने भी लगे। तो इसी को शांत करने के लिए यह किंग जॉन के द्वारा यह एक संधि हुई। इट वॉज अ पीस ट्रीटी। मैग्ना कार्टा जो है वो कुछ नहीं है, शांति समझौता है किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड और बैरोन्स के बीच में। बैरोन्स यानी कि वहां का निम्न कक्षा का वर्ग, जिसको यातनाएं, प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ती थी। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक संधि बनी और संधि के तहत कुछ हक जो है ये बैरोन्स को प्राप्त हुआ है। उन हकों में सर्वप्रथम अगर हम इसके प्रावधान की बात करें मैग्ना कार्टा के, तो चर्च के राइट कुछ दिए गए, चर्च राइट। दूसरा, प्रोटेक्शन दिया गया इलीगल डिटेंशन के विरुद्ध में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, यानी कि अब राजा या राजा का राजतंत्र इन बैरोन्स की, निम्न कक्षा के लोगों की अवैध रूप से धरपकड़ नहीं कर सकता, उसमें उस लोगों को हिरासत में नहीं लिया जा सकता अवैध रूप से। तो ये जो आश्वासन है ये मैग्ना कार्टा में दिया गया इस बैरोन को। दूसरा, स्विफ्ट एक्सेस टू जुडिशरी, स्विफ्ट एक्सेस टू जुडिशरी भी दी गई इन लोगों को। अगर इन लोगों का डिटेंशन हुआ है कोई भी कारण, किसी भी कारण, तो उन लोगों को जो न्यायपालिका की मदद है वो लेने की अनुमति इस मैग्ना कार्टा से दी गई। और आज के समय यह मैग्ना कार्टा जो है यह बाइबल कहा जाता है ह्यूमन राइट्स का, यह मानवाधिकार का बाइबल है। तो ये बात हमें याद रखनी है। और एक बात हमें यहाँ समझनी है। देखिए 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी से यह जो शुरू हुई जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया 17वीं सदी तक, इस प्रक्रिया में स्टेटस के अनुसार जो फ्रीडम है वो दी जाती थी। तो फ्रीडम वॉज बाउंड टू स्टेटस, यह बात हमें याद रखनी है। फ्रीडम बाउंड टू स्टेटस, यह सिलसिला चला 17वीं सदी तक। जब यूरोप में एनलाइटमेंट की एक ज्वाला जो प्रगटी, वहां तक यह सिलसिला चला कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो आपका स्टेटस जो है वो अच्छा होना चाहिए। और स्टेटस उस समय में जमीन को ही गिना जाता था कि जिसके पास लैंड ओनरशिप हो, जिसके पास जमीन हो, उसको यह जो फ्रीडम है, यह स्वतंत्रता है वो मिलेगी। फिर बाद में धीरे धीरे यह कोर्स जो है वो चेंज हुआ। अब स्टेटस और फ्रीडम ये दोनों अलग अलग होने लगे। स्टेटस और फ्रीडम के बीच में जो संबंध था, गहरा संबंध, वो अब कम होने लगा, वो अब घटने लगा। तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि स्टेटस, दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया फ्रीडम। और यूरोप में एक एनलाइटमेंट, यानी कि प्रबोधन की एक ज्वाला जगी। प्रबोधन दरअसल एक परिणाम है रेनेसां का। रेनेसां नामक एक बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट शुरू हुआ था पूरे यूरोप में। तो उसका परिणाम जो है वो एनलाइटमेंट है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है, जो रेनेसां है वो एक विरोध करने की पहल थी, और वहीं जो एनलाइटमेंट है वो दरअसल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट था। तो ये एक ब्रीफ है, वरना बहुत ही अच्छे मुद्दे हैं, बहुत ही अच्छे जो है इतिहास के चैप्टर्स है, मगर हमें यहाँ रुकना नहीं है। मैं यहाँ रुक नहीं सकता, हमें पूरी यात्रा देखनी है। तो वी विल बी डिस्कसिंग शॉर्टली, ब्रीफली।
ठीक है, तो यूरोप में यह एक एनलाइटमेंट की एक ज्वाला प्रकटी, और मैं यहाँ नाम आपको देता हूँ, जॉन लॉक, एक महानुभाव हुए, फिलोसोफर हुए, तत्वचिंतक हुए, साथ में वे चिकित्सक भी थे। तो इन्होंने एक पहल चलाई और इसे वहाँ के एनलाइटमेंट का सबसे बड़ा हिस्सेदार भी माना जाता है, सबसे बड़ा भागीदार भी माना जाता है। सो ही वाज अ हीरो ऑफ द एनलाइटमेंट व्हिच हैपेंड इन द यूरोप इन द 16th-17th सेंचुरी। और यह ही जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलाइजेशन कहा जाता है, मॉडर्न एरा का। जो हमने एंशिएंट के परिप्रेक्ष्य में साइरस को देखा, वैसे ही मॉडर्न एज के परिप्रेक्ष्य में जॉन लॉक जो थे वे फादर ऑफ लिबरलिज्म कहलाते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की, उन्होंने व्यक्तिगत हक की बात की, अधिकार की बात की। मगर फिर भी अभी भी हमें याद रखना है कि ह्यूमन राइट्स का जो शब्द है वो शब्द अभी कॉइन नहीं हुआ है, वो शब्द अभी प्रचलित नहीं हुआ है। नेचुरल लॉ के संदर्भ में ही हम लोग देखते हैं, पहले नेचुरल नियम के संदर्भ में देखते थे, प्राकृतिक नियम के संदर्भ में, अब वो प्राकृतिक कानून के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। मगर कहीं भी मानवाधिकार शब्द का अभी प्रयोग बाकी है, नहीं हुआ है। कहाँ होगा वो हम आगे देखेंगे। तो जॉन लॉक ने बहुत ही बड़ी पहल चलाई पूरे यूरोप में और यूरोपियंस की आंखें जो है वो खोल दी। देखिए, कुछ ऐसा था, एनलाइटमेंट का जो कारण था वो रेनेसां था, और रेनेसां का जो कारण था वो वहाँ के चर्चों की दादागिरी थी। जो वहाँ के जो गिरजाघर थे और वहाँ के जो धर्मगुरु थे, जो क्लेर्जी क्लास थे वहाँ के वर्ग में, उन लोगों ने पूरे समाज को छिन्न भिन्न कर दिया था। और वहाँ के लोगों का जो डर था उसका ये लोग लाभ उठाते थे, उन लोगों को डराते थे, धमकाते थे और उन लोगों के ऊपर राज करते थे। तो संक्षिप्त में यह एक अराजकतापूर्ण परिस्थिति थी और इस परिस्थिति से वहाँ के लोगों को असंतुष्टि हुई और उस असंतुष्टि में से रेनेसां नामक एक मूवमेंट का जन्म हुआ। यह एक प्रकार का आंदोलन ही था, एक समाज सुधार आंदोलन था। और यही रेनेसां में से धीरे धीरे साइंस जो है वो भी बड़ा होने लगा, साइंस का एडवेंट मानव जीवन के ऊपर ज़्यादा पड़ने लगा। तो वहाँ से एनलाइटमेंट शुरू हुआ, जिसमें जबरदस्त प्रगति हुई पूरे विश्व में। पूरे विश्व में हम कह सकते हैं साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, और उसी के तहत ये जो स्टेटस और फ्रीडम थे वे दोनों अलग अलग हो गए। कि अब स्टेटस और फ्रीडम का दोनों के बीच में अंतर कोई संबंध रहा नहीं, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहा। स्टेटस कोई भी हो, निम्न कक्षा का हो या उच्च कक्षा का हो, आपको की जो स्वतंत्रता है, जो आपको मिलने योग्य है, वो आपको मिलेगी ही, अवश्य ही मिलेगी। ठीक है, तो ये शुरुआत यहाँ से हुई। फिर आगे इसी समय में एक इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स नामक एक कानून जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए, और उस कानून में कुछ निजी स्वतंत्रता की बात की गई कि लोगों के ऊपर राजा का हक जो है वो नहीं रहेगा। राजा किसी को भी अवैध रूप से हानि नहीं कर सकता, किसी को भी अवैध रूप से मार नहीं सकता। किसी के हक जो है, जो उसको एंटाइटल्ड है, यानी कि नेचुरल लॉ है, वो राजा उसे छीन नहीं सकता। तो राजा के ऊपर बंधन आ गया विथ बिल ऑफ राइट्स। मैं यहाँ थोड़ा कम कर रहा हूँ ताकि हमें सब कुछ दिखे। यही इंग्लैंड बिल ऑफ राइट्स, जिसके तहत राजा की सत्ता सीमित कर दी गई। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा माइलस्टोन था इस ह्यूमन राइट्स के विकास की यात्रा में। उसके बाद आगे देखें तो 18वीं सदी में हमें सबको मालूम है अमेरिकन क्रांति हुई 1776 की, और यही क्रांति ने पूरी दुनिया में यह जो ह्यूमन राइट्स थे और उसका महत्व था वो फैलाया, दुगना कर दिया। जो आज तक महत्व था ह्यूमन राइट्स का वो अब दुगना कर दिया। मगर फिर भी अभी भी ह्यूमन राइट्स का जिक्र जो है वो यहाँ नहीं हुआ। नेचुरल लॉ के तहत ही हम लोग जो है वे डील करते थे। अमेरिकन रिवॉल्यूशन यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के साथ साथ ठीक इसी साल एक वर्जीनिया बिल ऑफ राइट्स की भी संधि हुई थी, जिसमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, इन सारी चीज़ों की बात की गई थी दोनों में।
चाहे वो अमेरिकन रिजोल्यूशन हो इंडिपेंडेंस का या वर्जीनिया बिल ऑफ राइट्स रिजोल्यूशन हो, दोनों में यह सब बातों की जो है चर्चा हुई थी, सब बातों का हमें रेफरेंस मिलता है, लिखित रेफरेंस मिलता है। मगर फिर भी अभी भी ह्यूमन राइट्स जो है वो शब्द का जो उपयोग है वो नहीं हुआ था। अब जब आगे हम लोग फ्रांस में आएंगे, 18th सेंचुरी की फ्रेंच क्रांति में यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो यहाँ से हमें ह्यूमन राइट्स के शब्द का प्रॉपर उपयोग, प्रॉपर प्रयोग जो है वो दिखता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें जानना जरूरी है कि आज हम लोग जो ह्यूमन राइट्स कर रहे हैं, उस शब्द का जो उद्भव है वो फ्रेंच क्रांति से निकला है और पूरे विश्व में गया है। और ऐसा नहीं है कि यह कोई आश्चर्यजनक बात है। फ्रांस ने कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जो थोड़े महत्वपूर्ण हो वो दुनिया को दिए हैं, कई सारे, जिसमें लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, ये आप कह लीजिए ह्यूमन राइट्स है। तो फ्रांस के बारे में हमें यही याद रखना है कि कई सारे कॉन्सेप्ट फ्रांस ने पूरी दुनिया को दिए हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, यहां बिल्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन नामक एक रिजोल्यूशन पर हस्ताक्षर किए गए, एक संधि हुई और उसके तहत ह्यूमन राइट्स का जिक्र हुआ। उसके साथ साथ सभी मनुष्य जो है, सभी व्यक्ति जो है वो इक्वल है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरी की पूरी जो परिकल्पना है वो हमें फ्रांस से मिली है। तो हमें फ्रांस का आभार व्यक्त करना होगा या कर सकते हैं। उसके बाद आगे 20वीं शताब्दी में हमें मालूम है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल्स की खुमारी हुई, लाखों लोग मर गए या मार दिया गया। जूइश लोगों की, यहूदी लोगों की जो आधी पॉपुलेशन थी वो हिटलर के द्वारा खत्म कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ फिर से मानवाधिकार का अगर ग्राफ देखें तो फिर से इसमें गिरावट आई। जो 1215 से चल रही थी, जिसकी विकास की यात्रा ऊपर जा रही थी, उसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड से फिर से गिरावट आनी शुरू हो गई, गिरावट दिखी गई, क्योंकि पूरे विश्व में बहुत ही खुमारी हुई थी। हमें मालूम है जापान के ऊपर भी अटैक हुआ था अमेरिका का। वो सब कुछ जो है वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। संक्षिप्त में युद्ध ही ह्यूमन राइट्स के खिलाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें ग्राफ नीचे जाता दृश्यमान हो रहा है। फिर पूरे विश्व को लगा कि भाई नहीं, अब वार से कुछ नहीं होगा, युद्ध से कुछ नहीं होगा, शांति ही चाहिए, शांति ही बनी रहनी चाहिए। तो सब देशों ने मिलकर एक संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था का गठन किया, उसकी स्थापना की। वो हमें सबको मालूम है, सन 1945 में। फिर यह जो यूनाइटेड नेशन है उसको एक जो है एक काम दिया गया, एक प्राथमिक काम दिया गया और उसे बोला गया कि आप लोग फंडामेंटल जो ह्यूमन राइट्स है उसके प्रोपोगेशन का, उसके प्रमोशन का काम कीजिए। पूरे विश्व में जिन जिन क्षेत्रों में वहाँ की जो आवाम है वो पीड़ित है किसी भी तौर पर, कहीं खाना नहीं मिल रहा है, कहीं कपड़े नहीं मिल रहे हैं, कहीं स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है, जो कि ह्यूमन राइट्स के तहत ही फॉल करते हैं, तो आप उन लोगों तक इस सेवा का जो है प्रसार कीजिए। ऐसी जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस को सौंपी गई। तो इसी के तहत यूनाइटेड नेशन ने 1948 में एक रिजोल्यूशन पास किया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और उसके तहत एक ह्यूमन राइट्स कमीशन की रचना की गई। और ह्यूमन राइट्स कमीशन पूरे देश में, पूरे विश्व में यही काम करता है। जिस जिस क्षेत्र में, जिस जिस जगहों पर मनुष्य के मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं, वहाँ वो जाता है, उन लोगों को आवाज़ देता है। और यह जो साइन हुई थी, यह साइन आज के दिन हुई थी, यानी कि 10 दिसंबर 1948। और इसीलिए हम लोग यह दिन को वर्ल्ड नेशनल ह्यूमन राइट डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द होल टाइमलाइन। 2-3 चीजें देखनी है। सर्वप्रथम एंशिएंट समय में साइरस, ही वाज अ पायोनियर, ही पायोनियर्ड नेचुरल रूल्स। फिर उसके बाद यह नेचुरल रूल्स जो है वह नेचुरल लॉ में धीरे धीरे रूपांतरित होते गए। उसके बाद भारत के संदर्भ में भी हमें रेफरेंस मिलते हैं कुषाणा राजवंश के बारे में, कि उन लोगों ने भी ह्यूमन राइट्स को या नेचुरल लॉ को, प्राकृतिक नियम को प्रोपोगेट किया था। उसके बाद सीधा मध्यकाल में 1215 में इंग्लैंड में, 13th सेंचुरी में इंग्लैंड में, और मैग्ना कार्टा साइन हुआ। मैग्ना कार्टा को आज के दिन मानवाधिकार का बाइबल कहा जाता है।
उसके बाद यूरोप आया। यूरोप में रेनिसा, एनलाइटमेंट, जॉन लॉक जो कि फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है मॉडर्न एरा में। फिर उसके बाद अमेरिकन क्रांति हुई, अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अमेरिका में एक जो है एक व्यक्तिगत मानवाधिकार की एक ज्वाला प्रकट हुई, व्यक्तिगत अधिकार की एक ज्वाला प्रकट हुई। फिर उसके बाद फ्रेंच क्रांति हुई। फ्रेंच क्रांति में सर्वप्रथम बार ह्यूमन राइट्स का उल्लेख किया गया। ह्यूमन राइट्स, स्पेसिफिकली मेंशन्ड ह्यूमन राइट्स का उल्लेख फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें मिलता है। उसके बाद 20वीं शताब्दी में फिर से हमें गिरावट देखने को मिली इस पूरी की पूरी मानव विकास की यात्रा में, मानव अधिकार के विकास की यात्रा में। और उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए और सभी जो सभ्य देश थे, लगभग तभी 48 देश थे जिन लोगों ने इस रिजोल्यूशन पर साइन किया। ठीक है, और आज दिन तक कई सारे देश है जो इसमें इंक्लूड हो गए हैं, मगर अगर परिस्थिति की बात करें, जमीनी परिस्थिति की बात करें, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है। इसका भी कुछ कारण है। ब्रीफली अगर हम देखें तो एक कारण ये भी है कि इट वाज नॉट फोर्स्ड बाय लॉ। इसको कोई कानूनी कोई जो है बैकअप नहीं था। इट वाज वॉलंटरी, इट वाज ऑप्शनल। जो किसी देश को चूज करना है तो वो करे, अगर किसी देश को चूज नहीं करना है तो वो ना करे। ठीक है, तो सीरियसली नहीं लिया गया। और इसी की वजह से अगर हम वैश्विक दृष्टि से देखें तो भी आज कई क्षेत्रों में कई व्यक्तियों के मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी कई जगहों पर, कई क्षेत्रों में, कई समुदायों के मानवाधिकार जो है वो उल्लंघन हो रहे हैं। और आए दिन ऐसा माहौल बन गया है कि मानवाधिकार की चर्चा एक अनिवार्य चर्चा बन गई है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह जो ह्यूमन राइट्स है वे एक विवादास्पद रहे हैं, सदा ही कंट्रोवर्सी में ही रहे हैं। जिसके उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे आप देखें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो उत्पन्न हुए दंगे थे, बाबरी मस्जिद ध्वंस करने के बाद जो पूरे देश में फैला हुआ फसाद था, अगर गुजरात के हिंदू मुस्लिम दंगों की बात करें, जो यूपी में और बिहार में हाल ही में थोड़े समय के पहले ही जो नर्सिंग होम थी, वहाँ जो बच्चियाँ थी, उन लोगों के साथ जो रेप हुआ था, वो भी एक मानवाधिकार उल्लंघन करने वाली घटना थी जिसने पूरे विश्व में भारत की छवि को बहुत ही खराब कर दी। ठीक है, तो कई सारे मुद्दे हैं। आए दिन कश्मीर में जो परिस्थिति है वो भी ह्यूमन राइट्स पर सवाल उठाती है। तो कई सारे मुद्दे हैं जिस मुद्दों से भारत में यह जो मानवाधिकार है वे विवादास्पद रहे हैं या सदैव विवादित ही रहे हैं। तो अगर हम आगे देखें तो देखिए यह मैग्ना कार्टा है जिसका जिक्र हमने किया, विच वाज साइंड इन 1215 AD अंडर किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड। और विपक्ष में थे बैरोन के समूह। देखिए लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। यस, दिस इज द पिक्टोग्राफी ऑफ मैग्ना कार्टा विच इज बीइंग साइंड। इज किंग जॉन, his associates, and on the other side these are barons. Which were the suppressed class. और इस सप्रेशन की वजह से ही इन लोगों में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हुई और वही असंतुष्टि से इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। इस विरोध का सामना यह राजा नहीं कर पाया, तो इसीलिए यह राजा ने शांति समझौता किया। यस, दिस इज बिल ऑफ राइट्स। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स की बात है और बिल ऑफ राइट्स है, जो हमने देखा कि अभी भी ह्यूमन राइट्स का जिक्र नहीं हुआ, मगर फिर भी कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन है या एनी फेथ है, ऐसे कुछ प्राथमिक प्रावधान यहाँ दिए गए। यस, देखिए दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, जो कि फ्रांस के रिवॉल्यूशन से निकले हैं, यानी कि फ्रेंच क्रांति से निकले हैं। और यही ह्यूमन राइट्स का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। देखिए ये पूरा का पूरा फ्रेंच में आर्टिकल है और इस आर्टिकल में कई सारे प्रावधान किए गए हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई है। उसके साथ साथ कई सारे अन्य जो हमारे हक है, मानवीय हक, उसकी भी चर्चा की गई है। यहाँ से जो है ह्यूमन राइट्स के तौर पर हम लोग यह पूरे नेचुरल लॉ को ब्रांडिंग करना शुरू किए हैं।
उसके आगे अगर देखें तो देखिए ये हमारे पास वर्ल्ड मैप है। जैसे जैसे समय चलता गया वैसे वैसे ह्यूमन राइट्स उल्लंघन को जो है उसको तबाह करने के लिए और ह्यूमन राइट्स को पाने के लिए विश्व में कई जगहों पर उसकी उसके 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 समक्ष लड़त हुई है, जिसमें भारत का भी उल्लेख हम लोग बोल सकते हैं। इंडियन फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल यानी कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम क्या था, ये भी एक हमारी लिबर्टी के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़त ही थी, तो वो भी एक हमारा हक ही है, राइट टू फ्रीडम। फिर अगर साउथ अफ्रीका के संदर्भ में देखें 1990s, नेल्सन मंडेला, भारत रत्न नेल्सन मंडेला, तो उसने भी अपने देश में ह्यूमन राइट्स के समर्थन में अपनी लड़ाई जो है वो शुरू की और उसमें कामयाब भी हुए। यूनाइटेड स्टेट्स का तो हमें मालूम ही है, 1776 से है। फ्रेंच है, यूनाइटेड किंगडम है, सर्वप्रथम उद्भव बेबीलोनिया है, ठीक है, कई सारे। मैक्सिको अगर हम देखें, मैक्सिको का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कई सारे ऐसा प्रावधान है जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये भी एक जो है महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो पूरे विश्व में ऐसे यह ह्यूमन राइट्स की ज्वाला जो है वो प्रकट हो गई। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि 1789 के बाद यह ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनलाइजेशन शुरू हुआ, यानी कि यह जो कॉन्सेप्ट था वो अलग अलग देशों में जाने लगा, वहाँ विकसित होने लगा, वहाँ के लोग इससे प्रभावित होने लगे और अपने निजी जीवन में रख के देखा कि हम लोगों को कौन कौन से हक नहीं मिल रहे हैं, जो नहीं मिल रहे हैं उन्हें पाने का प्रयत्न किया, जिस प्रयत्न में हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल भी इंक्लूड होता है। देखिए ये आज के दिन 1948 में जो साइन हुआ था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये इसकी कॉपी है। ये सफल हुआ विफल हुआ ये एक अलग डिबेट है, अलग चर्चा है, जो हम लोग हमारे स्टैटिक पोर्शन में हाइपोथेसिस में करना चाहेंगे। मगर यहाँ हमें यही देखना है कि ये एक आधुनिक डॉक्यूमेंट है और आज के दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन वैसे तो एक महत्वपूर्ण संस्था है, महत्वपूर्ण के साथ साथ सत्ताधारी भी है। हालांकि जो पूर्व राष्ट्र प्रमुख थे अमेरिका के, वो इस बात से सहमत नहीं थे, वो इस संस्था को एक क्लब मात्र ही गिनते थे, मगर ऐसा नहीं है। बहुत ही शक्तिशाली संस्था है और बहुत ही बड़ी संस्था है और अपना काम जो है वो भी जो है कुछ हद तक अच्छी तरीके से कर रही है। और जो विफलता की बात की कि क्यों एकदम फेरफार हमें नहीं दिख रहा है इस डॉक्यूमेंट के आने के बाद, तो उसका कारण वो है कि यह सपोर्टेड बाय लॉ नहीं है। इट इज नॉट फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेड बाय लॉ, इट्स ऑप्शनल, इट्स वॉलंटरी। तो ऐसे जो देश है वे अपनी अनुकूलता के हिसाब से इसका पालन करते हैं, जिसमें भारत की भी गिनती हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये इतना लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें लगभग मुझे पक्का याद नहीं है मगर लगभग 50 सेक्शन का यह डॉक्यूमेंट है। 50 धारा है। इस धाराओं में जिक्र किया है कि कैसे किसी भी राष्ट्र को या किसी भी राष्ट्र के तंत्र को, अपने व्यक्तियों को, अपने नागरिकों को इतने हक देने ही होंगे। ये जो सब हक है वे ह्यूमन राइट्स के अंदर फॉल होते हैं। भारत में भी इसका मैकेनिज्म है। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर एनफोर्स्ड बाय लॉ। हालांकि ह्यूमन राइट्स का कोई जिक्र नहीं किया, मगर ह्यूमन राइट्स देखिए ऐसा है, अगर वेन डायग्राम के संदर्भ में देखें तो दिस इज ह्यूमन राइट्स और उसके अंदर यह है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये मौजूद है और धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे इसमें से एक एक करके एलिमेंट्स जो है वे फंडामेंटल राइट में हम लोग डालते जाएंगे, जैसे हम लोग डालते आए हैं। देखते हैं आगे। देखिए यह एक लोगो है जो कि यूनाइटेड नेशन की संस्था जो है, जो ह्यूमन राइट्स के बारे में देखती है, उसका है। और डिक्लेरेशन में भी यही लोगों का उपयोग हुआ था। और आज के दिन जो फंडामेंटल राइट्स हमारे सेट हुए हैं, इसकी मैन्युस्क्रिप्ट यहां से निकली है। इट इज द सोर्स ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। इट इज एक्चुअली अ चार्टर। यह एक प्रकार का चार्टर है, मॉडल चार्टर है,
जिसको बेस बनाकर हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं। हमने नहीं, कई देशों ने उसके फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का सोर्स तो अमेरिका है, मगर यूनाइटेड नेशन के फंडामेंटल राइट्स और अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स दोनों ही जो है एकदम सिमिलर है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स के इस मॉडल ने अमेरिकन राइट्स का बेस लिया है। तो अल्टीमेटली इट्स अ चेन। देखते हैं आगे। यस, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये हमारे मानवाधिकार आयोग का लोगो है और नीचे इसका मोटो भी लिखा है, सर्वभवन्तु सुखिनः, जो हमने शुरुआत में जिक्र किया। और इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। 1948 में यह डिक्लेयर हुआ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मगर हमें अपने देश में एक स्वतंत्र संस्था, समर्पित संस्था बनाने में 45 वर्षों का समय लगा, जो कि अपने अपनी ही एक बहुत ही खराब बात है। मगर फिर भी 1993 में हमने इसका गठन किया और इसका सर्वप्रथम गठन जो था वो ऑर्डिनेंस के मार्फत हुआ था। ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश। बाद में 1993 में ही ह्यूमन राइट्स रिजोल्यूशन के तहत इसकी स्थापना की गई और इसे फंक्शन दिया गया कि वो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को मानवाधिकार के क्षेत्र में अपनी अनुशंसाएं जो है, यानी कि रिकमेंडेशन, वो देगा। जहां पर भी उसको जरूरत लगेगी वो केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को डायरेक्ट करेगा कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, यहाँ ऐसा करने से मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं। मगर फिर भी यह जो हमारी पूरी की पूरी संस्था है वो इतनी जो है सफल नहीं रही है। ये एक दुख भरी बात है, मगर ये एक सच है। तो यह एक पूर्ण रूप से सफल संस्था नहीं है, ये कहना सही रहेगा। आंशिक सफलता इसे मिली है, उसमें हमें कोई शंका नहीं है। और अगर इसके कार्य क्षेत्र की बात करें तो कई सारे कार्य क्षेत्र है। ये भारत में सामान्य व्यक्तियों के हकों की बात करता है। सामान्य व्यक्तियों के साथ बच्चे, महिलाएं, वृद्धजन जो होते हैं या दिव्यांग होते हैं, LGBTQ समुदाय है, इत्यादि समुदायों का जो हक है उसको संरक्षण करने की बात करता है, उसको संरक्षण करने का कार्य करता है। मगर फिर भी हमें कई सारे जो है काम करने हैं और इसका जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन कुछ ऐसा है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, ये इसका अध्यक्ष रहेगा। He will be appointed as a chairman of नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली स्थित है और इसका कार्य क्षेत्र पैन इंडिया है, अक्रॉस इंडिया। ठीक है, मगर फिर भी हमें इस पूरी की पूरी संस्था को और भी ताकतवर बनाना है और भी कुछ प्रावधान को जोड़कर इसे हमें अच्छा बनाना है, ताकि मानवाधिकार संरक्षण जो है उसका जो व्याप है वो और से और बढ़े। दूसरी एक बात करें तो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट फोरम का भी सदस्य है और एशिया पैसिफिक समर्पित एक ह्यूमन राइट्स फोरम है, उसका भी संस्थापक सदस्य है, यानी कि फाउंडर मेंबर है। तो ये इसकी जो है अचीवमेंट है वो हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि भारत में जो मानवाधिकार है या मानवाधिकार की जो स्थिति है वो थोड़ी दयनीय है। उसके ऊपर हमारी सरकार को काम करना होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही दयनीय है, इट्स वर्ल्ड वाइड। दुनिया का किसी भी देश में मानवाधिकार का पालन जो है वो पूर्ण रूप से नहीं होता है। अगर पालन हुआ होता तो मैं आपको एक बात कुछ बताना चाहता हूँ कि इफ द पीपल आर एंटाइटल्ड टू फूड देन व्हाई 1600 चिल्ड्रंस डाई एवरी डे ड्यू टू स्टारवेशन। अगर मानवता को या मनुष्य को खाने का अधिकार है, उसका एक मानवाधिकार है, तो क्यों प्रतिदिन 1600 बच्चे जो है मर रहे हैं भूख की वजह से।
If people has freedom of speech, then why thousands are in prison for speaking their mind? अगर बोलने का अधिकार है तो क्यों हजारों लोग पूरे विश्व में आज सलाखों के पीछे है अपने विचार को जाहिर करने के लिए? If people has right to education, then why billions of adults are illiterate? Why billions of adults are unable to read and write? If slavery has been abolished, then why 27 million people are still in the work of slaving? या आप कह लीजिए स्लेवरी के काम में मौजूद है उस क्षेत्र में 27 बिलियन। ठीक है, तो ये कहना उचित नहीं है कि हम लोगों ने इस ह्यूमन राइट्स का जो है अमल अच्छी तरह से किया है, उसका पालन अच्छी तरह से किया है, मगर द अर्जेंट नीड ऑफ आर इज कि हम लोगों को एक होना पड़ेगा, हम लोगों को साथ में मिलकर, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, देश तो ठीक है मगर पूरे विश्व को साथ मिलकर इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होगा और सिंगल व्यक्ति का भी ह्यूमन राइट्स वायोलेट ना हो उसकी हमें तक्केदारी रखनी होगी, उसका हमें ध्यान रखना होगा। तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, हम मिलेंगे अगले विषय के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।